ये आकाशवाणी देहरादून है। वक्त हुआ है रात्रि के 8 बजे। लीजिए अब कार्यक्रम कथा सागर के अंतर्गत सुनिए कहानी निशब्द। कहानीकार हैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान। बात उन दिनों की है जब मेरा तबादला राजकीय डिग्री कॉलेज भिलोंग में हुआ। शहर की चकाचौंध से दूर शांत रास्ते दिल को सुकून दे रहे थे। छोटे बड़े पत्थरों से टकराती सर्पाकार नदी कलकल की ध्वनि से मानो कुछ गुनगुना रही हो। सीढ़ीदार खेतों पर खिली पीरी सरसों ने इस खूबसूरत वातावरण में चार चांद लगा दिए थे। मेरे रहने की व्यवस्था पहले ही महाविद्यालय द्वारा की जा चुकी थी। ज्वाइनिंग के साथ ही मुझे महाविद्यालय के तमाम प्रकार के प्रभार सौंप दिए गए। एनएसएस को छोड़कर मैंने अन्य सभी प्रभारों को सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। मेरा कमरा डिग्री कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर था। चाय की चुस्कियों के साथ मैं पहाड़ की हल्की बारिश का आनंद ले रही थी, लेकिन हवा का झोंका उस बारिश को उड़ाए ले जा रहा था और इस लुक्का छुपी में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तभी एफएम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। भाइयों और बहनों, 125 करोड़ की जनता ये तय कर ले कि न हम गंदगी करेंगे और न गंदगी करने देंगे। ये प्रधानमंत्री के स्वच्छता पर उद्बोधन थे। सारा उद्बोधन सुनने के बाद न जाने क्यों मैंने अपना मोबाइल उठाया और प्राचार्य जी को एनएसएस का प्रभार स्वीकारने की हामी भर दी। संभवतः जो प्रभार मुझे अब बोझ लग रहा था, वह प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के बाद अब जिम्मेदारी में तब्दील हो चुका था। दूसरे दिन डॉक्टर सैलजा से एनएसएस का प्रभार लेने के उपरांत मैं अपने विभाग में बैठकर अपने कुछ बचे हुए कार्यों को निपटा ही रही थी कि तभी दुबली पतली छरछरे देह वाली लड़की मेरे करीब आई। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो क्या काम है? उसने धीरे स्वर में कहा, मेरा नाम पूजा है, और खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो जो पहाड़ी पर गांव दिखाई दे रहा है ना, वह मेरा गांव है, सिरोल गांव। मैंने पीछे मुड़कर खिड़की से झांक कर देखते हुए कहा, बहुत सुंदर गांव है। तभी पूजा बिना समय गवाए ही तपाक से बोल पड़ी, क्या आप इस वर्ष एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप मेरे गांव में लगाएंगी? मैंने उसे टालने के लिए देखते हैं कहकर जाने को कह दिया। तभी डॉक्टर विनय 7 दिवसीय कैंप की चर्चा वार्ता के लिए मेरे विभाग में आए। बहुत विचार विमर्श के बाद सिरोल गांव का ही चयन हुआ। संभवतः यह पूजा के आमंत्रण का असर था। लगभग 1 सप्ताह बीतने के बाद 50 छात्र छात्राओं के साथ मैं सिरोल गांव पहुंची। गांव के मुख्य रास्ते में लंबी लंबी झाड़ियां जो मेरे कद से कई ऊंची थी। रास्ते में हर तरफ बिखरी गंदगी। कुछ समझने का प्रयास कर ही रही थी कि सामने मोड़ पर मिट्टी का ढेर देखकर मुझे अपने चुनाव पर पछतावा होने लगा। खैर, जब ओखली में सर डाल ही दिया तो मूसल से क्या डरना, ये सोचकर आगे बढ़ गई। शिविर का पहला दिन गांव के रास्ते की झाड़ियां काटने में ही बीत गया। सभी स्वयंसेवी जहां शिविर लगा था वापस आ गए। तभी मेरी नजर मोड़ पर गई जहां पूजा पहाड़ खोद रही थी। मैंने उसे बहुत डांटते हुए दंड स्वरूप रात्रि के भोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। दिन भर की थकान के बाद रात कब गुजरी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन प्रार्थना और योगासन के साथ कैंप का आरंभ हुआ। नाश्ते के बाद प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक गांव में श्रमदान करना था। तभी गांव की कुछ औरतें सामने खड़ी दिखी। उनके मुरझाए और सुस्त चेहरे मानो उनके आलसीपन को दर्शा रहे हों। न जाने क्यों मुझे अपने चुनाव के साथ ही साथ पूजा पर भी गुस्सा आ रहा था। वो शायद इसलिए कि मेरी आज्ञा के बिना पूजा का बार बार उस मोड़ पर जाकर मिट्टी खोदना मुझे स्वीकार न था। पूजा का बार बार उस मोड़ पर जाकर मिट्टी खोदना मेरे क्रोध को और अधिक बढ़ाने लगा। दिन भर की थकान पूजा पर उतारकर शांत होती। मैं रात्रि भोजन के उपरांत अगले दिन की दिनचर्या की तैयारी कर ही रही थी कि तभी पूजा मेरे करीब आई और अपने स्वभावानुसार धीरे स्वर में बोली, मैम, आपको मेरा गांव कैसा लगा? मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, बहुत गंदा। पूजा चुपचाप चल दी। अगले दिन सभी गांव की औरतें फावड़ा और दराती लिए एनएसएस शिविर में पहुंच गई। मेरे स्वयंसेवियों के साथ गांव के स्वच्छता अभियान में जुट गई। मुझे हैरानी हुई, परंतु अफसोस हुआ कि उस गांव का पुरुष वर्ग इस अभियान में शामिल होने नहीं आया।
उस गांव की हालत देखकर मुझे उन सुस्त महिलाओं से ज्यादा वहां के पुरुषों पर गुस्सा आ रहा था, परंतु गुस्से का घूंट पीने के अलावा मेरे पास कोई और चारा न था। गांव की महिलाओं के आने से स्वच्छता अभियान शीघ्र ही समाप्त हो गया। मैंने सभी स्वयंसेवियों को थोड़ा आराम करने के लिए कह दिया। मैं रसोई घर में दोपहर के खाने की तैयारी देख ही रही थी कि अचानक मैंने देखा सभी स्वयंसेवी छात्र छात्राएं, गांव की सभी महिलाएं एवं पूजा मोड़ पर पहाड़ की मिट्टी खोद रही हैं। न जाने क्यों पूजा के प्रति मेरी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। मेरा ऐसा व्यवहार अनचाहे काम को हाथ में लेने के कारण था, या उस गांव में फैली अजीब सी उदासी के कारण, या पूजा को अपने आसपास देखकर, जिसके कारण मुझे उस गांव में आना पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियां मुझे इस बात का जवाब न दे सकी। 6वें दिन की सायं चर्चा वार्ता में मैंने सिरोल गांव पर अपने विचार विषय पर सामान्य चर्चा रखी। सभी ने अपने विचार उस गांव के प्रति सकारात्मक दिए। संभवतः सभी उस गांव की परिस्थिति से परिचित थे। मैं अचंभित थी छात्रों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर। अंत में पूजा को बोलना था। छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर मुझे लगा कि पूजा तो इसी गांव की है, भला वो इन छात्रों से अलग क्या बोलेगी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और झल्लाते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा गांव कभी नहीं देखा, और न ही ऐसे लोग जो मुर्दों से बदतर हैं। तभी पूजा अचानक खड़ी हुई और मेरे करीब आकर जैसे ही उसने मेरे हाथों को छुआ, मैं भीतर तक कांप उठी। उसके हाथ पत्थर से भी सख्त थे। जगह जगह हथेली पर पड़ी खून से भरी दरारें किसी को भी निशब्द बना दे। मैं कुछ बोल ही पाती कि पूजा बीच में ही बोल पड़ी। मेरा गांव बहुत सुंदर था मैम, और यहाँ रहने वाले लोग बहुत सभ्य। आज का ही तो वो मनहूस दिन था जब इस गांव से सारी खुशियां चली गई। मोड़ की ओर इशारा करते हुए, यही तो वह मोड़ है जब बारातियों से भरी बस नीचे खाई में जा गिरी थी। यही वो 2 मनहूस आंखें हैं जिनके सामने मेरे भाई सहित 55 जिंदगियां खत्म हो गई थी। यही वे 2 हाथ हैं जो मुर्दा जिस्म को जीवन की आस में टटोल रहे थे। मैं बहुत चीखी, मैं बहुत चिल्लाई, मगर भगवान ने मेरी मदद नहीं की। मगर आप इस गांव में भगवान बनकर आए। इस गांव में कोई मर्द नहीं बचा जो इस गांव को संभालता। धन्यवाद आपका जो आपने एनएसएस का शिविर के लिए इस गांव का चयन किया। आज यह मोड़ इतना चौड़ा हो गया है कि अब कोई बस खाई में नहीं गिरेगी। मैं नहीं जानती कि पूजा और मैं निशब्द कितनी देर तक उस मोड़ को देखते रहे, पर हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि वो निशब्द बहुत कुछ बयां कर गए, बहुत कुछ सिखा गए। आज मुझे गर्व होता है कि मैं एनएसएस प्रोग्राम का हिस्सा रही, और मुझे गर्व है कि मैं स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा हूँ। कथा सागर के अंतर्गत आप श्रोता सुन रहे थे कहानी निशब्द। कहानीकार थी डॉक्टर राजकुमारी चौहान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।